गुड मॉर्निंग सभी को। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल की क्लास शुरू होनी है आज से। और कल आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि जो लेक्चरर स्क्रीनिंग परीक्षा होनी थी उसको स्थगित कर दिया गया है। अब स्क्रीनिंग के होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो गई है कि इसका मतलब है कि अब नहीं होगा। तो अब आपको विशेषकर सब्जेक्ट में ही ध्यान देना होगा और लिखा भी है कि अब जो है सब विषयवार ही क्या होनी है, परीक्षा भी होनी है। अब इसके लिए आपको बहुत जल्दी ही आयोग शायद अपना कैलेंडर रिवाइज करे, नया कैलेंडर दे और उसमें आपको जहां स्क्रीनिंग की आपकी डेट लिखी थी उसको जो है डिस्प्लेस करके कोई नई डेट में आपको विषयों की परीक्षा करवाएगा। तो अब आपके लिए स्क्रीनिंग का उतना महत्व तो नहीं रहा, वो लगभग समाप्त हो गया और अब जो फायदा है आपका वो सब्जेक्ट से ही है। तो जीत आईएएस सब्जेक्ट की क्लासों को पहले से ही शुरू कर चुका है। बहुत से बच्चे इसमें जुड़ भी चुके हैं। अब जो नए बच्चे हैं उनके पास भी अभी पर्याप्त समय है कि एग्जाम को कैसे निकाला जा सकता है। उसके लिए आप जो भी हमारे यहाँ ऑप्शनल चल रहे हैं, अभी फिलहाल रनिंग में जो हैं वो 6 ऑप्शनल शुरू हो चुके हैं, जिसमें ज्योग्राफी का लगभग सिलेबस 90% समाप्त हो चुका है। दूसरा इकोनॉमी, और इकोनॉमी का भी आपका हाफ सिलेबस लगभग हो चुका है। और आज हम फिर से नए तरीके से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये फ्रेश तरीके से शुरू होना है। फिर हिंदी का भी हो चुका है, इतिहास हिस्ट्री भी शुरू हो चुका है, पोल साइंस ये भी शुरू हो चुके हैं और अभी इंग्लिश भी आपका चल रहा है। बाकी जो रिमेन रहे हैं वो भी 1-2 दिन में आपको सूचनाएं मिल जाएंगी और वो बैच भी आपके जो है शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको विशेषकर ध्यान रखना है, कह रहे हैं क्या ऑप्शनल पर ही, तो ऑप्शनल की तैयारी पर अब आप जो है अपना 100% समर्पित कीजिए। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र। अब इसका पढ़ने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे एग्जाम को क्लियर किया जाएगा। अब जो भी बच्चे जुड़े हैं, देखो ऑनलाइन में भी जुड़ चुके हैं कुछ बच्चे, हाँ आ गए हैं, ठीक है। इकोनॉमी एक अपने आप में ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको बुकों से पढ़ते हैं तो ये अपने आप में एक समस्या उत्पन्न कर देता है। ऐसा लगता है कि ऐसी इकोनॉमी जो है बहुत ही टफ हो जाता है और नो डाउट है, होता भी है। आप देखिएगा, बुक से पढ़ के देखने एक बार तो समझ में कुछ चीजें आती नहीं है। अगर आप मेरे साथ इकोनॉमी में जुड़ते हैं तो इतनी तो गारंटी है कि आपका एग्जाम क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। सोनी जोशी कह रही है यस सर ऐसा ही है। देखिए बिल्कुल है, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कह रहे जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्टों में से एक है, लेकिन मेरे साथ जुड़ने के बाद ये सब्जेक्ट आपका सबसे हल्का सब्जेक्ट हो जाएगा, इतनी गारंटी है। और एग्जाम आप क्वालिफाई करके आएंगे। अब एग्जाम निकालना आपको ही है, लेकिन मैं उस रास्ते पर आपको ले जाऊंगा कि इकोनॉमी आपके लिए क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा, आपको लेक्चरर बनना है तो उसमें पढ़ाना भी पड़ेगा, तो आपको इकोनॉमी पढ़ाने का टैग भी बहुत अच्छा आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो सोनी जोशी कोई ज्यादा विशेष तनाव लेने की आवश्यकता अब नहीं है। तो देखिए अभी हम शुरुआत करते हैं, कितनी आसान आपको इकोनॉमिक्स अब लगनी शुरू होती है। तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जो भी नए बच्चे हैं वो भी आप जो है जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप समय कम ही होगा, आपको समय बहुत ज्यादा नहीं दिया जाएगा, लेकिन इतना दिया जाएगा कि आप जो है सिलेबस को पूरा कवर अप करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करें, तो शुरू करते हैं। देखो अर्थशास्त्र की, आप क्या है इसकी कहानी। अर्थशास्त्र ये जो है आपका टॉपिक है, अर्थशास्त्र। अब देखो पहली चीज ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो अर्थशास्त्र शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति, जो मूल शब्द है, इस मूल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई।
अब आपके प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि इतना इतना हल्का प्रश्न थोड़ा पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, लेकिन पूछने का उसका तरीका थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि इसमें आपके क्वेश्चन जो है ज्यादा होते हैं, तो हर आयाम से प्रश्न पूछने की संभावना प्रबल रहती है। अब देखो, अर्थशास्त्र शब्द की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम, तो इस शब्द की उत्पत्ति, देखिएगा प्रश्न कैसे बनता है, देखना उत्पत्ति कहां से हुई है। अब इस शब्द की बात करें तो ये शब्द निकल के आया है एक ओकोनोमिया, ये एक शब्द है। अब देखो, इसी शब्द से प्रश्न पूछा हुआ है कि ये ओकोनोमिया जो शब्द है ये कौन सा शब्द है। तो पहली तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक। अब प्रश्न कैसे पूछा था, देखिए कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं बच्चे, कि इसी ग्रीक को ना लिखते हुए उसने क्या लिख दिया कि ये एक यूनानी शब्द है। क्या लिख दिया? यूनानी शब्द। अब यहां पर कंफ्यूजन हो गया कि नोट्स में तो हमने पढ़ा था कि ओकोनोमिया जो शब्द है वो क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। अब आपको बिल्कुल तार्किक होकर सोचना पड़ेगा कि ग्रीक की जगह अगर उसने यूनानी लिख दिया तो इसमें जो है गलती क्या है? कोई गलती नहीं है, ठीक तो है। अब ग्रीक यूनान की भाषा थी तो यूनान लिख दिया वहां पर सब। बस इतना ही ट्विस्ट रहता है प्रश्नों में, यानी प्रश्न सीधे ना आते हुए थोड़ा सा क्या होता है, ट्विस्टिंग पैदा कर दी जाती है। तो कौन सा शब्द हुआ है? ग्रीक वर्ड कह लीजिए या इसको आप क्या कह दीजिए? यूनानी शब्द। अब ये जो ओकोनोमिया शब्द है, फिर से देखिए पुनः ये दो शब्दों से मिलकर मिला है, एक है ओकास और दूसरा जो है शब्द वह है नोमोस। क्या बना है? ओकास और नोमोस। अब ये ओकास और नोमोस भी पुनः से फिर कह रहे हैं, ये भी क्या है? ग्रीक हैं। अब ध्यान रखेगा आप कि इनके पीछे भी अगर यूनानी लगा दे तो बात एक ही होगी। तो ओकास का मतलब अगर हम इसको हिंदी में लेना चाहें तो इसका मतलब होता है ग्रह। क्या होता है? ग्रह। दूसरे शब्द में कहें तो परिवार। यानी ओकास शब्द आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ग्रह या परिवार, इसको कहते हैं हाउस होल्ड। अब दूसरा जो नोमोस शब्द है, इस नोमोस शब्द का हिंदी मीनिंग होता है प्रबंधन या मैनेजमेंट। क्या होता है? प्रबंधन या मैनेजमेंट। अब यहां से एक परिभाषा निकल के आ रही है कि अर्थशास्त्र है क्या। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इन दोनों शब्दों को आप एक साथ जोड़ के पढ़ें तो यहां से एक सबसे साधारण परिभाषा निकल के आती है। तो अर्थ यानी ओकोनोमिया भी क्या है? ग्रह प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन। क्या होगा? ग्रह प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन, स्टडी ही क्या कहलाता है? आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये निकल गई आपकी एक लाइन की परिभाषा, यानी जो आपका इकोनॉमिक्स है वो क्या है? ग्रह प्रबंधन की स्टडी है। क्या है? ग्रह प्रबंधन की स्टडी। अब इसका मतलब हुआ कि एक परिवार के पास क्या है? एक परिवार के पास जो संसाधन है, पास रिसोर्सेस, संसाधन क्या है? ये सीमित है, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। अब एक परिवार इन सीमित संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है, वही इकोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमित संसाधनों का प्रबंधन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी एक परिवार के पास हम क्या कह रहे हैं? संसाधन क्या है? लिमिटेड हैं। अब उन संसाधनों का वो कैसे अपने व्यय को, यानी एक्सपेंचर जो हैं उनको कैसे मैनेज करता है, यही कहलाती है आपकी इकोनॉमी। अब इससे तो इतना आसान लग रहा है कि ग्रह प्रबंधन की प्रक्रिया ही जो है इकोनॉमी है। नो डाउट है, बिल्कुल जो है अगर आपको ग्रह प्रबंधन करना आ गया तो आप जो है इकोनॉमी समझना भी आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब इकोनॉमी को समझते हुए आप ध्यान रखेगा कि बहुत बड़े एग्जाम्पलों में नहीं जाना है। अगर आप बहुत बड़े एग्जाम्पल की तरफ को बढ़ रहे हैं तो आपके लिए क्या होगी? समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तो इसको अगर इकोनॉमी समझना है तो सीधे सीधे से अपने में ले आना है और अपने घर पर ले जाना है, और उसका जैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वैसे ही सेम चीज होती है कि गांव का प्रबंधन होगा, फिर गांव का हो गया तो डिस्ट्रिक्ट का होगा, डिस्ट्रिक्ट का होगा तो फिर राज्य का होगा, राज्य का होगा तो फिर केंद्र
का भी हो जाता है, फिर राष्ट्रीय स्तर की तरफ को बढ़ लिया जाता है। लेकिन समझने के लिए हमें क्या कर रहे हैं कि परिवार के स्तर पर ही आना पड़ेगा। जैसे यहां क्या कहा कि गृह प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन। अब अगर आपको अपने घर में जितने रिसोर्सेस हैं, या आप एक एज ए स्टूडेंट हैं, आपके ही एग्जाम्पल पर आते हैं कि स्टूडेंट के पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आपको यानी घर से 8 या 10 हजार पे क्या मिल रहा होगा, खर्चा। तो जो खर्चा आपको मिला वो आपका क्या है, रिसोर्सेज है, संसाधन है। अब इस संसाधन को आपको क्या करना है, मैनेज करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, भैया कहीं बाहर निकल के आए हैं तैयारी करने, तो पहली चीज तो रेंट देनी है। अब कितने का रेंट लेंगे वो निर्भर करेगा कि आपके पास संसाधन कितने हैं। अगर संसाधन ज्यादा हैं तो आप क्या करेंगे, लग्जरी की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपका संसाधन कम है तो आप क्या करेंगे, कम किराए वाला मकान ही ढूंढेंगे। फिर किराया हो गया, फिर उसके बाद आपका खाना पीना है, फिर आपके जो है कपड़े वगैरह हैं, किताबों पर खर्चे है। अगर ये सब बराबर बैलेंस चल रहा है तो इकोनॉमी ठीक है। अब खर्चा आपको 8,000 मिला और आपने व्यय कर दिया 10,000, तो इकोनॉमी ऐसे में क्या होती है, गड़बड़ाती। तो सेम चीज ये क्या करें हम, ये देश के स्तर पर भी होता है। सरकार की भी आय होंगी और सरकार को भी वही आय को क्या करना होता है, व्यय करना होता है। अगर सरकार की आय कम है, व्यय ज्यादा हो गए, तो सरकार के घाटे हो जाएंगे। वही समझ रहे होंगे चीज को। तो लेकिन जो ये पहली परिभाषा है, ये अर्थशास्त्र की सबसे साधारण परिभाषा है, सिंपल परिभाषा। लेकिन अर्थशास्त्र क्या है, एक विषय के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में। अगर हम बात करें अगली लाइन, लेकिन अर्थशास्त्र एक क्या है, विषय है, सब्जेक्ट है, विषय। अब इस सब्जेक्ट में क्या होता है, देखिए अब इसमें 3 चीजों का अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यही जो है आपकी जो है सबसे बढ़िया परिभाषा भी यही है। तो अर्थशास्त्र क्या करें, एक विषय के रूप में है, जिसमें पहली चीज क्या होनी चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्पादन। अब प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जो है सिर्फ 2 ही चीजों का हो सकता है, या तो गुड्स होंगी आपकी वस्तुओं का, या आपका सेवाओं का। क्या हो सकती हैं, उत्पादन होना चाहिए। पहला स्टेप आप इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उत्पादन। उत्पादन किसका हो सकता है, या तो वो क्या होंगी वस्तुएं, गुड्स, या क्या होंगी सर्विसेज। लेकिन यहां पर भी एक माइनर अंतर आ जाता है, वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जबकि सेवाएं क्या की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। इतना भी आना चाहिए। देखो अब ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है कि वस्तुओं का तो उत्पादन होगा, लेकिन सेवाएं क्या की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। सेवाएं कोई थोक में थोड़ा बिकती हैं, या इसका उत्पादन थोड़ा ही हो सकता है। तो क्या है, वस्तुओं का उत्पादन होगा और सेवाएं क्या की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। अब अगला स्टेटमेंट इससे आगे और बढ़ सकता है कि जो ये वस्तुएं हैं ये क्या होती हैं, आपकी मूर्त होती हैं। मूर्त का मतलब हुआ टेंजेबल। अब टेंजेबल का मतलब क्या होता है, जो भौतिक रूप में जो है उपस्थित होती है। यहां मूर्त का मतलब क्या है आपका, टेंजेबल का, जो भौतिक रूप में क्या हो, उपस्थित हो, फिजिकल अपीयरेंस होनी चाहिए, भौतिक रूप में उपस्थित। अब भौतिक रूप में उपस्थित का मतलब होता है जिसको हम छू सके। और दूसरा जो सेवाएं जो होती हैं, ये होती हैं आपकी क्या, अमूर्त, इनटेंजिबल। ये टेंजिबल है तो ये क्या होंगी, इनटेंजिबल। इसका मतलब हुआ सेवाएं भौतिक रूप में उपस्थित नहीं होती हैं, भौतिक रूप में उपस्थित नहीं होती। यही बनेंगे प्रश्न। देखिएगा कैसे बन रहे हैं कि सिर्फ अभी हम अर्थशास्त्र के उत्पत्ति में जा रहे हैं कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसी से परिभाषा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और परिभाषा में देखिए कि कितने अंदर तक जाके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और डेफिनेटली है, ऑप्शनल है, तो प्रश्न तो अंदर से जाके पूछे जाएंगे। तो यहां हमने क्या कहा कि अब अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, उत्पादन। उत्पादन का मतलब हुआ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या हो सकता है, सिर्फ वस्तुओं एवं सेवाओं का। अब इन्हीं के बारे में अगला स्टेटमेंट हो कि मूर्त होती हैं, ये क्या होती हैं, अमूर्त। अब लिखेगा क्या एग्जामिनर, उल्टा लिखता है कि ये अमूर्त होंगी, ये मूर्त होंगे। तो यहां पर आपको जो है डायरेक्टली ही देख लेना है कि भाई जिनको हम छू महसूस कर सके छू के, तो वो मूर्त होती है। अमूर्त का मतलब जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। अब मैं यहां से आपको बोल रहा हूं, आपको क्या दे रहा हूं, सेवा प्रदान कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सेवा। तो इसको आप जो है छू के महसूस
नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शब्द यहाँ क्या कहा हमने, सेवाएं प्रदान की जाती हैं और वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन किया जा सकता है। ये फिजिकल अपीयरेंस होंगी, ये फिजिकल रूप से नहीं दिखेंगे। अब जब इकोनॉमी में उत्पादन हो गया किसका, वस्तुओं एवं सेवाओं का, तो उसका ही अगला चरण होना चाहिए वितरण। क्या करें हैं, वितरण। वितरण का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन हुआ, इसका वितरण होना भी आवश्यक होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो लास्ट चरण इसका जो है वो होना चाहिए उपभोग, कंजप्शन। क्या होना चाहिए, उपभोग। अब यहां से निकली परिभाषा देखिए, यानी अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है एवं उनका वितरण किया जाता है और उसका उपभोग का अध्ययन ही आपको क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या निकली, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन, की प्रक्रिया का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ये हुई अब दूसरी परिभाषा देखो, जो आपसे परिभाषा पूछी जाएगी। पहली प्रक्रिया क्या थी, जो हमने अर्थ को तोड़ा, इकोनोमिया शब्द को, तो उसमें गृह प्रबंधन दिखाई दिया। होने को यह भी होगा, घर में भी उत्पादन होना ही है, वितरण है, उपभोग वहां भी होगा, लेकिन जो एक्चुअल परिभाषा जो होगी वो होगी ये, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। अब यहां तक परिभाषा से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। जो डाउट होंगे वो बिल्कुल आप जो है निसंकोच यहीं पर क्लियर करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको जो है स्टार्टिंग जो क्लासें लग रही हैं ये जो है इतनी आसान लगते जाएंगे तो आपको लगेगा कि इकोनॉमी तो बहुत हल्की कर दी, लेकिन समस्या कब आती है, जब आप इसका रिवीजन नहीं कर रहे होते हैं। तो एक तरफ से ऑप्शनल वाले विशेष सर ध्यान रखेगा कि एक आपका तैयारी का जो शेड्यूल होना चाहिए उसमें हाफ रिवीजन हाफ आगे की तरफ, 2 पार्ट में डिवाइडेड कर लीजिएगा। पिछला रिवीजन करते रहना, पिछला रिवीजन नहीं होगा तो चीजें क्या होंगी, भूलते जाओगे, फिर आगे लास्ट एंडिंग आते समय पहले चीजें क्या हो रही होंगी, गायब। क्योंकि इकोनॉमी कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, यहां शुरुआत से कनेक्टिविटी होगी और लास्ट में एंडिंग हो जाएगा। आपको खुद ही कहेंगे कि सर ने जो है एक ही चैप्टर से जो है 15 चैप्टर पढ़ा दिए, तो और होगा ऐसा ही, देखिएगा। तो इसके लिए क्या है, पूर्व शर्त कि आपको रिवीजन जो है लगातार करते रहना हो। चलो देखो, अब परिभाषा में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहां तक आपका क्लियर होगा। अब इसके बाद थोड़े से आगे की बात करते हैं। क्लास हम कल से ही ज्यादा कंटिन्यूअस रखेंगे, आज थोड़ा सा इकोनॉमी का बेस बनाते हैं आपके लिए बस। अब ये तो परिभाषा निकल के आई, फिर उसके बाद एक डेट आती है 1933। यहां पर एक अर्थशास्त्री हैं, रैगनर फ्रिश करके इनका नाम आता है। ठीक है, रैगनर फ्रिश। अब इस रैगनर फ्रिश साहब ने क्या किया कि जो अर्थशास्त्र था आपका, इकोनॉमिक्स जो था इनका, इनने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण। इकोनॉमी का क्या किया इनने, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया। तो रैगनर फ्रिश साहब ने क्या किया कि इस इकोनॉमी को 2 भागों में तोड़ ले हैं। ये कह रहे हैं एक माइक्रो और एक होता है आपका मैक्रो। क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो। अब ये माइक्रो मैक्रो भी पुनः वही शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रीक, और ये भी ग्रीक। अब माइक्रो का मतलब होता है, वैसे देखें तो इसको कहते हैं वृष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं, वृष्टि अर्थशास्त्र। और इसको कहा जाता है समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र।
वृष्टि और समृष्टि। यही आपका सिलेबस में भी दिया होगा, देखेगा कि एक पोर्शन रखा होगा आपका वृष्टि का और एक रखा होगा आपका समृष्टि अर्थशास्त्र का। थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं कि इनके बारे में हमको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बिना इसके जो है आगे कहानी स्पष्ट नहीं होती है। और ये वाला पोर्शन जहां तक है मेरे इंफॉर्मेशन में कि ये माइक्रो वाला पोर्शन हमारे यहाँ समाप्त हो चुका है। अब जो है पोर्शन हमें इस वाले में आना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाफ प्रश्न इधर से होंगे तो हाफ इधर से, कभी कभी इसके ज्यादा भी रहते हैं कभी इसके, लेकिन लगभग बराबर प्रश्न की संख्या रहेगी। अब पहले इन दोनों को जान लेते हैं। देखो ये रोगनर फिश साहब ने क्या किया गया है, 1993 में एक क्लासिफिकेशन दे दिया। अब इस क्लासिफिकेशन के संदर्भ में समझिए कि एक डेट लिखता हूं मैं, देखो यहां 1969 में क्या हुआ कि ये जो रैगनर फिश साहब हैं, इन रैगनर फिश साहब को अर्थशास्त्र का, अब देखो यहां से ही आ गया आपका पहला प्रश्न, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल प्राइज दिया गया, पहला नोबेल पुरस्कार। अब आपसे पूछेगा कि पहले तो इनका वर्गीकरण पूछेगा, वर्गीकरण इनने दिया है 1933 में, और प्राइस जो मिला है इनको नोबेल प्राइज वो मिला है 1969 में। अब ये 1969 की ही डेट ऐसी क्यों चूज की गई, इसके पीछे भी कोई कारण होगा, जबकि वर्गीकरण तो यहां दे दिया था, तो इस समय क्यों नहीं दिया। अब इससे पहले तक इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिलते भी नहीं थे, और यहीं से क्या हुई, शुरुआत हुई। अब इस पुरस्कार को देता कौन है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। तो स्वीडन की केंद्रीय बैंक देती है। कौन देती है, स्वीडन की केंद्रीय बैंक। अब स्वीडन की ही केंद्रीय बैंक क्यों देती है, इसको भी जानिए। स्वीडन की केंद्रीय बैंक। अब एक चीज में ये स्पष्ट कर दूं, देखो यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये स्वीडन की केंद्रीय बैंक इसलिए देती है क्योंकि ये विश्व की पहली केंद्रीय बैंक है। प्रश्न आ गया यहां, केंद्रीय बैंक। तो पहली अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड का पहला केंद्रीय बैंक कौन था, तो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, जिसको सॉवरेन रिस्क बैंक का नाम के जाना जाता है। तो सॉवरेन रिस्क बैंक ही क्या देती है, नोबेल प्राइज देती है। अब हुआ क्या, 1969 में इस बैंक को स्थापित हुए 300 वर्ष हुए। कितने हुए, 300 ईयर हो गए थे। तो उस उपलक्ष्य में यही सॉवरेन रिस्क बैंक क्या देती है, अब नोबेल प्राइज देती है। तो नोबेल प्राइज किस किस को मिला, इसके साथ एक और थे, रोगनर फिश के साथ टिनबर्गन। इन दोनों को संयुक्त रूप से पहला क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। देखो अब रोगर फिश करके तो आप नाम समझ में आ जाता है कि भैया इनने दिया था, लेकिन इनके साथ ही एक और थे टिनबर्गर, तो उनको भी इसी के लिए क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। उस समय कब, 1969। तो ये जो है आपके प्रश्न का एक हिस्सा बनता है कि जो क्लासिफिकेशन करा। अब इस क्लासिफिकेशन से इनकी परिभाषा जानते हैं कि मैक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। अब आइए इकोनॉमिक्स की परिभाषा में, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया हमने अभी। अब इसको हमने क्या कहा, रोगर फिश साहब ने दो भागों में तोड़ा था। माइक्रो को क्या कह रहे हैं, वो वृष्टि, और मैक्रो समृष्टि। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, देखो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है, सूक्ष्म, या इसको कहते हैं छोटा। माइक्रो का मतलब क्या है, सूक्ष्म या छोटा। अब इसका मतलब हुआ कि जो माइक्रो अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन करती है, छोटे छोटे पहलुओं का, छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन करती है, अध्ययन करती है। अब यहां छोटे छोटे हिस्से अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब होता है कि यह एक परिवार एवं औद्योगिक इकाई
इंडस्ट्रियल यूनिट, औद्योगिक इकाई के स्तर पर अध्ययन करती है। अगला पॉइंट इससे और स्पष्ट हो जाएगा, यह मांग एवं आपूर्ति से संबंधित होती है, आपूर्ति से संबंधित होती है। डिमांड एंड सप्लाई, अब यहां से स्पष्ट हो जाएगा, यानी एक परिवार के स्तर पर कितनी डिमांड है। अब डिमांड कहां से आएगी, प्रश्न यह है कि डिमांड कहां से आएगी। डिमांड जो है पैसे से आती है। कहां से आएगी, पैसे से। अब पैसा कहां से आएगा, यह भी प्रश्न है भैया। हम अगर मुझे कोई डिमांड करनी हो कि मुझे कोई फोन लेना है, तो पूर्व शर्त क्या होगी कि पैसा होना चाहिए मेरे पास। अब मांग तो मैं कर लूं, लेकिन लेने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो अब वो पैसा कहां से आए, तो उसके लिए क्या है, या तो मेरे पास रोजगार हो तभी तो डिमांड कर पाऊंगा। अगर रोजगार नहीं है फिर भी मुझे जो है डिमांड को पूरा करना है, तो आपके लिए विकल्प होते हैं और टूल्स हैं कि बैंक से ले लीजिए उधार, बैंक दे देगा आपको ऋण, बाद में उसको क्या करिएगा, वापस कर दीजिए। अब ये यानी इसका मतलब हुआ इकोनॉमी में किसी भी प्रकार का आपको विकास करना है, चाहे वो आपका सोशल डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, या आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट हो, तो उसकी पूर्व शर्त है कि उसके पास क्या होना चाहिए, वित्त होना चाहिए। वित्त का मतलब क्या है, पैसा। बिना पैसे से कोई किसी प्रकार का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये मांग एवं आपूर्ति। अब मांग होगी तो आपूर्ति पीछे पीछे खुद ही आएगी। यही आपने इससे पहले पढ़ा होगा माइक्रो में कि मांग की लोचशीलता क्या होता है, मांग का नियम क्या है, आपूर्ति का नियम क्या है, उत्पादन का नियम क्या होता है। वो पोर्शन आपके इसके थे, किसके, माइक्रो इकोनॉमी वाले के। अब इसी माइक्रो इकोनॉमी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा कहां, मैक्रो में। तो यानी ये जो काम करेगा, ये इसके लिए आधार का काम करेगा। ये क्या होगा, इसका आपका बेसमेंट होगा। इसी के ऊपर जो है टिकेगी कौन सी आपकी, अब मैक्रो इकोनॉमी। अब मैक्रो का देखो, इसका अर्थ होता है बड़ा या व्यापक, बड़ा या व्यापक। अब यहां बड़ा और व्यापक का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक देश के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। क्या किया जाएगा यहां, एक देश के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे समझिए इसको, फिर एक बार एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे आर्थिक समृद्धि, एक शब्द आता है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा आता है आर्थिक विकास। अब इनसे भी पर्टिकुलर प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास दोनों एक ही चीज हैं या अलग अलग हैं। जब आगे हम इन बिंदुओं को खोलेंगे तो दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा आपको। समृद्धि जो है एक मात्रात्मक अवधारणा होती है, सिर्फ क्वांटिटी को बताएगी बस। और जो आर्थिक विकास होगा ये क्वालिटेटिव होती है, गुणात्मक। तो इनका अध्ययन करेंगे। फिर जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राजकोषीय नीतियां, फिजिकल पॉलिसीज, राजकोषीय नीतियां, मौद्रिक नीतियां, मॉनेटरी पॉलिसीज, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। जब इन क्रियाओं का देश के स्तर पर जो है अध्ययन किया जाएगा तो वो कहलाएगा आपको क्या, माइक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र। अब यही देखेगा कि आपके मोटा माटी क्या होंगे, सिलेबस के माइक्रो के पार्ट होंगे। लेकिन इन दोनों में क्या ये दोनों अलग अलग हैं, पढ़ते तो हम अलग अलग हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि ये दोनों अलग अलग हैं, नहीं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। कैसे पूरक हैं, आप समझिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे जिस बिल्डिंग में मैं आपको यहां से पढ़ा रहा हूं, अब इस बिल्डिंग को बनाने में, ठीक है, रेत, सीमेंट, सरिया, लकड़ी, इनका प्रयोग किया गया होगा। तो जब इनको कलेक्टिव तरीके से एक एक जगह हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो माइक्रो का पार्ट है, सूक्ष्म का। तो अब जैसे ही ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, अब इनको सब एक जगह हमने इकट्ठा किया, अब बिल्डिंग बना दी, रेडी होगी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के अंतर्गत जो सारी आर्थिक क्रियाएं हो रही होंगी, अब वो हो जाएगा आपका माइक्रो। छोटे छोटे स्तर पर हुआ तो माइक्रो। अब जो है पूरे बिल्डिंग का निकाला जाए भैया कि इसमें कितने कमरे हैं, टोटल खर्चा कितना आ रहा है, अब इसमें कितने कर्मचारी हैं और कितनों को वेतन कितना मिल रहा है, ओवरऑल औसत निकाल लिया जाए। तो पूरे बिल्डिंग के स्तर पर अगर हम एक छोटे कमरे की बात करें, छोटे कमरे में क्या हो रहा है तो माइक्रो, और पूरे बिल्डिंग में क्या हो रहा है तो मैक्रो। तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या कहा कि ये जो वृष्टि अर्थशास्त्र है समष्टि के लिए क्या करेगा, आधार का कार्य करेगा। तो इसका मतलब ही यही हुआ कि माइक्रो के ऊपर ही क्या है आपका मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, निर्भर होती है या टिकी रहती है। तो आधार यानी जो है यही बनाएगा और इसके ऊपर ये चीज क्या होती है आपकी निर्भर करती है। तो अब हमको इसी पोर्शन का क्या करना है, अध्ययन भी करना है, किसका, मैक्रो का। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। अब इनमें देखिए प्रश्न दो तरीके से बन रहे हैं, एक तो सीधे सीधे से फैक्चुअल आ रहा है, दूसरा सीधे प्रश्न आएगा माइक्रो और मैक्रो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जब ऐसे प्रश्न आते हैं स्टेटमेंट वाले, तो अगर आपकी समझ अच्छी बनी हुई है तो प्रश्न आसान होता है, और अगर आप डायरेक्ट फैक्चुअल आते हैं, अगर आपको याद है तो हो जाता है, नहीं है तो फिर प्रश्न गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यही लिखेगा, देखेगा कि एक स्टेटमेंट इसका उठाएगा, एक इसका उठाएगा, फिर दूसरा जो है इनका कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो वो वाले प्रश्न अगर बनेंगे तो वो क्या होंगे आपके आसान। यहां तक क्लियर हो गया मामला कि हमने इकोनॉमी को आज क्या किया है, इसकी परिभाषा निकाली, समझ रहे हैं, परिभाषा निकाली, और उसके बाद हमने क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। प्रश्न आ रहा है कुल उपभोग भी समष्टि में आएगा, टोटल जब निकालोगे। हाँ, अब आपने इंडिविजुअल उपभोग किया तो इस पे, अब पूरे देश के स्तर पर कितना उपभोग हुआ तो इस पे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहां से, आप छोटे छोटे पहलुओं को सीधे हमने क्या कहा, देश के स्तर पर देख लीजिए कि पूरे देश ने कितना उपभोग किया तो माइक्रो, और सिर्फ इंडिविजुअल आपने उपभोग किया है तो मैक्रो। सभी को जोड़ दोगे कि देश ने कितना उपभोग किया, तो यहां पर शब्द ही क्या आ रहा है, देखो, एक देश के स्तर पर आर्थिक क्रिया है, देश के स्तर पर बात आएगी तो पार्ट हो जाएगा किसका, समष्टि अर्थशास्त्र का। उसी से तो निकालोगे ना राष्ट्रीय आय वगैरह। देखो ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय कब, जब आपकी आय, मेरी आय या अन्य के आय को जब टोटल जोड़ दिया जाएगा। अब इंडिविजुअल अगर हमारी आय देखी जाए तो किसका पार्ट है वो, इसका, और जब सबको जोड़ देंगे तो पार्ट किसका हो जाएगा, मैक्रो को। क्लियर कट यहां तक। तो आज यहीं पर तक ही करेंगे। क्यों, इसका पीछे कारण क्या है कि जो नए बच्चे आएंगे, अब पुराने बच्चों ने तो लगभग ये वाला पोर्शन कर लिया है शायद, और जो नए आएंगे फिर इसको भी जो है कंटिन्यूस करेंगे। फिलहाल अभी हम नए बच्चों के साथ और जो पुराने बच्चे हैं कि दोनों के लिए क्या हो जाए, नए टॉपिक हो जाए। अगर हम इसको शुरू करें तो पुराने वाले बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, उन्होंने कहा सर ये तो हमने कर ही रखा है, और नए वालों के लिए सही रहेगा चलो यहीं से हो जाए। लेकिन दोनों का ही क्या करेंगे हम, दोनों को ही नुकसान ना हो, तो ये दोनों के लिए ही ये टॉपिक क्या होगा, नया होगा। तो कल से हम कंटिन्यूस रखेंगे कि इस माइक्रो का आगे को विस्तार पूर्वक चर्चा कल की क्लास से होगी, ताकि बच्चे भी नए वाले जुड़ जाए। तो जो भी हैं इकोनॉमी वाले, तो अब उनके पास समय फिर से कह रहे हैं कम है, अब आप जल्दी से ही कोर्स परचेज कीजिए और अपनी तैयारी में
लग जाइए। ठीक है, तो कल मिलते हैं। समय आपको भेज दिया जाएगा कि आपका समय क्या रखा गया है, और वहीं से अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस करेंगे। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।